नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था प्रोनाउन और उसके बारे में जाना था, उसके कॉन्सेप्ट जाने थे, उसके नियम कायदे कानून जाने थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लगाते हैं। हालांकि हम कह सकते हैं नियम कायदे कानून बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आपको एक एक करके आपको देखना है और माइंड में रखना है ताकि आप भूलो नहीं। और ना भूलने की एक ट्रिक क्या होती है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया और उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट किया, उसके बाद आपने उस पर बेस क्वेश्चन किया, और जब आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाता है। यही एक तरीका है चीज़ों को याद रखने का, अपने दिमाग में रखने का, कि पहले आपने तैयार किया, पढ़ा उसके बारे में कोई भी टॉपिक है और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, इससे पहले वाले टर्म पे प्रोनाउन डिस्कस किया था और आज भी प्रोनाउन का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज एग्जाम में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर है। चाहे वो एसएससी के एग्जाम में आया हो और चाहे वो बैंक के एग्जाम में आया, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो उन क्वेश्चंस में से चुनिंदा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, और उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे, उसमें दिमाग लगाएंगे। राइट, तो चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है, ही इज a university professor. पढ़े भाई, he is a university professor, but of his 3 sons neither has any merit. क्या कहना चाहता है कि वो जो बंदा है, ही की बात कर रहा है, वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, लेकिन जो उसके 3 बेटे हैं, 3 sons, उनमें से किसी में भी कोई भी मेरिट नहीं, यानी कि कोई अच्छी चीज नहीं है। राइट, तो जरूरी तो है नहीं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही निकले, है ना, या कोई अकलमंद का बच्चा अकलमंद ही हो सकता है अकलमंद का बच्चा गधा निकल जाए। राइट, या किसी को कुछ नहीं आता, उसका बच्चा बहुत ही होनहार निकल जाए, ये भी हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं, प्रोनाउन में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे आइदर नाइदर, है ना, और एनी नन। ध्यान रहे लोगों में से चुनने के लिए आइदर नाइदर या एनी नन का यूज करते हैं। एनी आइदर हो गया पॉजिटिव सेंस के लिए, नाइदर नन हो गया कि उनमें से कोई नहीं। राइट, तो ध्यान रहे जब भी हम एक की बात करेंगे, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास 2 होंगे, यानी कि 2 में से एक की बात करेंगे, 1 from 2। जब हम 2 में से किसी एक की बात करेंगे, आइदर नाइदर का यूज करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शंस हमारे पास लोग 2 से ज्यादा हो और उसमें से किसी एक की बात करनी है, तो हम एनी या नन का यूज करेंगे, यानी कि 1 from more than 2। यहां देखें, 1 from more than 2। ईदर नीदर कभी लगाएंगे, आइदर नाइदर कब लगाएंगे, जब 2 से सिर्फ 2 हो हमारे पास और 2 में से एक को पिक करना हो। और एनी नन का यूज तब करते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं और उसमें से हम एक की बात करें। तो यहां पर देखते हैं कि हम 2 में से पिक कर रहे हैं या 2 से ज्यादा अवेलेबल है। बट ऑफ हिज 3 sons, उसके 3 बेटों में नाइदर हैज, 3 की जब बात कर दी उसने, तो आप यहां पर नाइदर का यूज ना करो, बल्कि यहां पर नन का यूज करो। नन हैज एनी मेरिट, क्योंकि 3 में से आप एक की बात कर रहे हो, है ना। अगर यहां पर 2 होते तब नाइदर लगाते, 2 के केस में 2 में से एक की बात आइदर नाइदर, और अगर 2 से ज्यादा में से एक की बात की जाएगी तो एनी और नन का यूज करेंगे। तो समझ गए कि आपके पहले और दूसरे पार्ट में अगर देखा जाए तो कोई एरर नहीं था, तीसरे पार्ट में एरर लाई करेगा, क्योंकि यहां पर नाइदर की जगह नन हैज एनी मेरिट, नाइदर नहीं आएगा। नेक्स्ट, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। कहना क्या चाहता है कि गरीब व्यक्ति ने जहर दे दिया उसको और उसके बच्चों को। राइट, अब हिज ओन यहां पर लिखा हुआ, ओन का मतलब अपने ही बच्चों की बात कर रहा है। कौन, पुअर मैन। अच्छा, अपने ही बच्चों की बात कर रहा है तो एक थर्ड पर्सन को पॉइजन क्यों देगा? इसका मतलब पुअर भी था,
पुअर मैन ने खुद को पॉइजन दे दिया। हो सकता है खाने पीने के लिए कुछ ना हो, गरीबी हो, इसलिए ये समझ में आ रहा है। द पुअर मैन पॉइजन किसको? अनदर पर्सन को नहीं, बल्कि खुद को। और जब सब्जेक्ट अपने ही बारे में बात करने लगता है, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहां पर हिम कौन है? ये अपने ही बारे में बात कर रहा है, तो हिम गलत हो जाएगा, यहां पर लगा देंगे हिमसेल्फ। द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। अब सही हो गया, समझ गए भाई? नेक्स्ट, शी इज वन, पढ़ो भाई। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। तो अगर आपको याद हो, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके बारे में बात करता है? एंटीसीडेंट के बारे में। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन बात करता है अपने एंटीसीडेंट के बारे में। जैसे कि अगर मैं कहूं आई हैव अ फ्रेंड हु इज ऑनेस्ट। आई हैव अ फ्रेंड हु इज ऑनेस्ट। तो अब इस हु का एंटीसीडेंट कहां पर होगा? ये हो जाएगा फ्रेंड, ये इसका एंटीसीडेंट हो गया। अब बहुत ध्यान समझना, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, मदर्स में से एक है, सबसे अच्छी माओ में से, जो कि अभी तक है, जो अभी तक जिंदा है या पाई गई है। दैट हैज एवर लिव्ड, यानी कि जो एग्जिस्ट करती है। यहां पर लिव का मतलब रहने से नहीं है, एग्जिस्ट करने से, राइट? तो अब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या ये है? ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के बारे में बताएगा, यानी कि यहां पर शी के बारे में बात नहीं हो रही, वन के बारे में बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? मदर्स के बारे में। बेस्ट मदर्स, बेस्ट मदर्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहां पर हैज काटेंगे और हैव लगा देंगे, क्योंकि ये प्लूरल ना। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड, यहां पे मदर्स के बारे में बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पूछा था एग्जाम में, और कई लोग इसमें गलती ये कर देते हैं कि शी के अनुसार या वन के अनुसार यहां पर सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, जो कि गलत है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। वाह भाई, मेरा ही नाम आ गया। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अब बहुत ध्यान समझे भाई। क्या होता है, हिंदी में हम पर्सनल प्रोनाउन का कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका एक क्रम होता है। वो क्रम क्या होता है वो देखिए। अगर अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव चीजों के लिए 1 2 3 क्या, पॉजिटिव चीजों के लिए 2 3 1, और नेगेटिव चीजों के लिए 1 2 3 इसका ऑर्डर होता है। यहां पे 2 3 1 1 2 3 का मतलब क्या है? ये कोई मैथ्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहां पर नंबर्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहां पर सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट? तो अगर एक से ज्यादा पर्सन एक सेंटेंस में आ जाए तो उनका ऑर्डर ये होना चाहिए, अगर अच्छी बात है, यानी बात में कोई बुराई नहीं है, यानी चोरी करने की, डाका डालने की, इसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं, तो 2 3 1 होगा इनका ऑर्डर। बुरी बात कर रहे हैं तो 1 2 3 होगा। अच्छा, आप कहोगे सर इसमें लॉजिक नहीं समझ में आया कि बुरी बात है तो 1 2 3 को कर दिया, अच्छी बात है तो 2 3 1। मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है। जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो नाश्ता वाश्ता रखते हो? हाँ रखते हो, सभी लोग रखते हैं। अच्छा, तो पहले खुद खाने लगते हो या पहले आप कहते हो आप लीजिए आप लीजिए, या पहले खुद, कि मालूम चला कि 2 3 रसगुल्ले मुंह में रख ले, कह रहे अरे आप तो ले ही नहीं रहे? ये नहीं, ये फिल्मों में ऐसा होता है, आमतौर पर ऐसा नहीं करते। तो सबसे पहले किसको पूछा? आपको पूछा, सेकंड पर्सन को, जो पहले हमारे सामने बैठा हुआ है। अगर अच्छी बात है, नाश्ता है, नाश्ता पूछ रहा, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, अगर मेहमान को ढूंढते हुए कोई और पर्सन आ जाए कि अरे भाई मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हैं क्या, उनको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर आए, पता चला कि सामने वाले घर में आए हैं तो हम यहाँ पर आ गए। तो अब इंसानियत ये कहती है कि जो थर्ड पर्सन आ चुके हैं आपके घर में, उनसे भी पूछ लो, अरे भाई एक समोसा आप भी मुंह में गप्पे से रख लीजिए, चले जाइए, है ना?
और आपने देखा होगा जैसे ही मेहमान जाते हैं गेट तक पहुंच नहीं पाते, हम लोग या हमारे घर के जो बच्चे होते हैं पहले तो हम उनको रोक के रखते हैं, आंख दिखाते हैं ले लेने भाई, पहले समझा के भेजते हैं। फिर बाद में जैसे ही मेहमान चले जाते हैं गेट तक जा नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते, सारी प्लेटें साफ हो जाती, यानी कि लास्ट में हम लोग खा लेते हैं। ये होगा 2 3 1। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करें, क्योंकि नेगेटिव आता है कन्फेस करना, मैंने चोरी की, मैंने डाका डाला, यानी कि जब आपका जमीर जाग जाए, आपने कोई गलत काम किया, उसको कन्फेशन आपको करना है, यानी कन्फेस करना है, मानना है कि हाँ गलती मेरे से हुई है। तो सही तरीका क्या होता है? सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले अपने आप को आगे लाओ। अगर वाकई आपको एहसास है किसी चीज का तो 1 को पहले ले आए, हाँ भाई चोरी किसने की थी, मैंने की थी, और जो सामने था तुमने की थी, और थर्ड पर्सन को सबसे लास्ट में लाएंगे। तो ये फंडा आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यहां पर हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज की बात कर रहा है, कोई बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है। अच्छी बातों के लिए 2 3 1 2 3 1। अब देखो जॉन किसी का नाम है, हरी भी नाम है, थर्ड पर्सन है। अब 2 सेकंड पर्सन यहां पर है नहीं तो क्या करेंगे, 3 के बाद 1 लगा देंगे। तो पहले कह देंगे मान लो जॉन, हरी, है ना, एंड आई, लास्ट में रख देंगे आई। जॉन हरी या हरी जॉन एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। यहां पर आवर क्यों लगा है? क्योंकि जिसमें मैं भी शामिल हूं एक से ज्यादा है वो आवर बन जाता है, राइट। तो यहां पर ए पार्ट में गलती हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट में इसका कॉम्बिनेशन, इसका क्रम गलत लिखा हुआ है, जॉन हरी और आई या हरी जॉन आई, आई लास्ट में चला जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। तो मैं अगर आपको बता दूं कि जब आप नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो तो अपॉस्ट्रोफी, जैसे हमने कह दिया राम्स फ्रेंड, राइट। तो अब यहां पर पोजीशन यूज हो रहा है तो आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, यहां पर भी पोजीशन है, लेकिन प्रोनाउन के केस में हमें अपॉस्ट्रोफी सिंबल नहीं लगाना होता, डायरेक्टली कैसे बोलते हैं, योर्स, है ना। और आई एम, क्योंकि यहां पर सन है तो योर्स इस तरीके से कहने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे क्या बोलते हैं, आई एम योर अफेक्शनेट सन। या अगर यहां पे सन नहीं लिखा है तो सिंपली ये कह सकते हैं आई एम योर्स, है ना, कॉमा लगा के अफेक्शनेट सन कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये अपॉस्ट्रोफी सिंबल नहीं लगेगा। क्लियर है? सेकेंड पार्ट में एरर था। नेक्स्ट देखिए, लिखा है बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल। बोथ मी एंड माई सिस्टर, तो यहां पर बोथ दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने का काम करता है ना, क्योंकि आगे लिखा हुआ है बोथ सब्जेक्ट की जगह पर, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, बोथ आई एंड माई सिस्टर, राइट। वेंट टू बोर्डिंग स्कूल, और ये भी कर सकते हैं क्योंकि 2 3 1 होता है, 2 3 1, इसको हम लोग फॉलो करते हैं पॉजिटिव सेंस में। तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखो पहले थर्ड पर्सन है फिर फर्स्ट पर्सन है, तो क्या करेंगे, बोथ माई सिस्टर एंड आई, ये ज्यादा बेटर होगा, राइट। लेकिन मी तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। ये वह था जो दौड़ते हुए क्लासरूम में आया। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बताया भी था कि टू बी वर्ब्स के साथ टू बी की कोई सी फॉर्म हो सकती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। बी की कोई भी फॉर्म हो, इनके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, जैसे मैं हूं, आई एम आई, राइट। आई एम मी नहीं होगा, वी आर वी। इट इज आई, इट इज मी नहीं होगा, इट इज ही। सो इट वॉज हिम नहीं बल्कि ही, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू ए क्लासरूम। क्लियर है? बता चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। लिखा है मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। क्या कह रहा है कि क्या मैं जान सकता हूं, मे आई नो, किससे मैं बात कर रहा हूं। जिससे तुम बात, ये सब्जेक्ट है ना आई, और जिससे मैं बात करूंगा वो ऑब्जेक्ट होगा, है ना। जबकि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, होम होता है। तो हु यहां पर गलत है, मे आई नो टू होम आई एम स्पीकिंग, राइट। हु की जगह होम आ जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखें, इफ योर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। योर कमिंग होम नहीं होगा, इफ यू आर, तो योर को गलत दिया, इसको ऐसे लिखो, कैसे, यू आर, राइट, या ये भी कह सकते हो ऐसे लगाकर यू आर, राइट, ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन इस तरीके से और गलत हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट इज ही इज फैटर, फैट से बना, फैट यानी मोटा, ही इज फैटर देन मी। मैंने बच्चों आपको बताया था कंपैरिजन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि पहली बात तो ये कि सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, दूसरी बात ये कि सेम केसेस के बीच में कंपैरिजन होता है। सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ ही कंपैरिजन होगा, ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो भले ही सुनने में सही लगता है कि ही इज फैटर, ही इज टॉलर देन मी, लेकिन वहां पर आई हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन जाएगा, तो क्योंकि यहां पर सब्जेक्टिव केस है, यहां पर भी सब्जेक्टिव केस आई आ जाएगा। कहां पर ऑब्जेक्टिव केस आता है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि जहां पर 3 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, 3 लोग लिखे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, हाँ, दूसरा एग्जाम्पल, से माई फादर बीट्स मी मोर देन हर या शी। देखिए, अगर सेंटेंस ये होता माई फादर बीट्स मी मोर देन हर लगाओगे या शी लगाओगे, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर 3 लोग आ जाए, फादर, मी, और उसके बाद यहां पर क्या है, तीसरा एक और चीज, तो दोनों ही सही हो जाते हैं, हर भी सही हो जाता है, शी भी सही होता है। कैसे? लेकिन दोनों का मतलब अलग हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें माई फादर बीट्स मी मोर देन हिम, तो मतलब ये हो जाता है कि मेरे पिताजी उससे ज्यादा मुझे मारते हैं। माई फादर बीट्स मी मोर देन हिम, यानी दोनों को पीटते हैं। पिताजी हो गए कॉमन, ये हो गया कॉमन, पीट किसमें रहे हैं, यानी तुलना किसमें कर रहे हैं पिताजी, मुझ में और उसमें। ये था ऑब्जेक्टिव केस मी, और ये भी ऑब्जेक्टिव केस हिम है, यानी कंडीशन फुलफिल होगी वही वाली कि सेम केसेस में होने चाहिए। से अगर हम सेंटेंस को चेंज करें और कह दें माई फादर बीट्स मी मोर देन ही, तो मतलब क्या हो जाएगा, मोर देन ही बीट्स मी, यानी कि अब मैं ही पिट रहा हूं दोनों से, कॉमन ही हो गया। मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं किससे ज्यादा, जितना वो मुझे पीटता उससे ज्यादा, राइट, तो पिटने वाला मैं हो गया यहां पर, और फादर और ही के बीच में कंपैरिजन है, ये सब्जेक्टिव केस है और ये भी सब्जेक्टिव केस ही आ गया, तो इसलिए इस कंडीशन में दोनों सही हो जाते हैं, हिम भी और ही भी, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव के भी, लेकिन यहां पर सिर्फ सब्जेक्टिव सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो क्या बोलना चाहिए, 2, 3, 1 के केस में, है ना, 3 के बाद 1 आता है, क्या बोलोगे, ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और वहां पर सब्जेक्टिव केस जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, लिखा आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरली, एंड अगेन 2, 3, 1, 2, 3, 1, तो क्या हो जाएगा, ही एंड आई, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम। नेक्स्ट इज द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या है, अच्छे नंबरों से सफलतापूर्वक। कहना चाहता है कि द बॉय हु स्टडीज हार्ड, जो कि
एक बॉय जो कि अच्छा पढ़ता है, कठिन परिश्रम करता है, वो पास हो जाएगा अच्छे नंबरों से। तो अब जब हम यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा ही रहे, द बॉय हु स्टडीज हार्ड कॉमा विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स, यहां पे अगेन ही लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ज्यादा सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए हु एक सब्जेक्ट होता है, हु सब्जेक्ट है, उसके लिए वर्ब यहां पर है सब्जेक्ट। एक भी किसी भी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी वर्ब होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, स्टडीज इसके लिए आया, और द बॉय सब्जेक्ट, इसके लिए कौन सी वर्ब है, विल आ गई, है ना। ये ही लगाने कोई मतलब नहीं है, जैसे आपने ही लगाया तो इसके लिए वर्ब मिलेगी, ही लगाने की जरूरत नहीं। फ्लो में पढ़ो, द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स, ही लगाने की जरूरत नहीं, ही हटा दें। नेक्स्ट, माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, यहां रुकने के लिए मेरे अंकल ने मुझे फोर्स किया, मुझे और किसे, मेरे दोस्त को। अब यहां पर अगेन देखिए माई अंकल हो गए सब्जेक्ट, जिसे फोर्स करेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा। माई फ्रेंड तो ऑब्जेक्ट लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मी का, माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक। नेक्स्ट, बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि दोनों ही चीजें, साइंस और रिलीजन, आपका धर्म, जरूरी है किसी भी इंसान के लिए। मैन का मतलब यहां पे क्या, इंसान के लिए, और उसके आउटर और इनर सेल्फ के लिए। किसके लिए, इंसान के। ये जो दियर आया है ना, ये मैन के लिए यूज कर रहा है, जबकि मैन यहां पर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, राइट। तो अब जिसमें हम लोग को जेंडर नहीं पता होता, यानी कि इंसानों की बात करें जिसमें दोनों जेंडर आ सकते हैं, तो मस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस मिलती है। तो सिंगुलर के केस में यहां पर मैन के लिए क्या जाएगा, हिज जाएगा, तो दियर की जगह हिज, एंड फॉर हिज आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली, राइट। नेक्स्ट, आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, अगेन 2 3 1 का कॉन्सेप्ट लगा, 2 3 1, तो क्या हो जाएगा, टीना एंड आई, टीना पहले एंड आई, राइट, यानी कि फर्स्ट पार्ट में एड था, ये हो गया। नेक्स्ट, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। आपको पता होना चाहिए कभी भी हम सब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते। ये सेल्फ और सेल्स वाले जितने भी वर्ड होते हैं कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहां पर साफ दिखाई देता है, स्वयं या खुद की बात करता है, यानी कि सेल्फ वाले वर्ड और सेल्स वाले वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, और ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते, सब्जेक्ट की तरह इनका यूज नहीं करते। यही वजह है कि अगर कोई कहे कि माई सेल्फ इज राजू, माई सेल्फ इज राजू, तो कह देना गलत है ये सेंटेंस। या तो कहो आई एम राजू, या तो कहो माई नेम इज राजू, माई सेल्फ स्वयं राजू हूं, ये गलत हो जाएगा। इसलिए रुस्तम एंड आई, माई सेल्फ की जगह आई, राइट। देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, एंड अगेन बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के साथ अगर मैं कहूं कि लिसन, ये लिखा हुआ लिसन टू शी, लिसन टू शी गलत होगा ना, लिसन टू हर हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहां पर देखिए देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन, राइट। कहना चाहता है कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं है मेरे और तुम्हारे बीच, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे, तो हम अपने अपने रास्ते पे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज दी आंट, आंट यहां पे आंटी नहीं है, बल्कि आंट का मतलब यहां पे चीटी है। द आंट हु वॉज नियर बाई, जो पास में थी, वॉक फॉरवर्ड एंड बिट, काट लिया द हंटर को काट लिया, शार्पली इन द एंकल, एंकल पे बहुत ही जोर से काट लिया। तो यहां पर चीटी की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हु और हुम का यूज करते हैं पर्सन्स के लिए, जबकि दैट या विच का यूज करते हैं
दैट का यूज तो तीनों के लिए करते हैं, पर्सन, एनिमल और थिंग, जबकि विच का स्पेसिफाइड यूज कर सकते हैं हम लोग किसके लिए, नॉन लिविंग और एनिमल। तो अब चाहे तो आप यहां पर विच लगा दो, नॉट विच वॉज नियर बाई, और चाहो तो दैट भी लगा सकते हो, दैट वॉज नियर बाई। क्लियर? क्योंकि हु आता है पर्सन के लिए। नेक्स्ट, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। अगेन अप्लाई टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस मी आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे रूल्स अप्लाई नहीं होते तुम पर और मुझ पे, कहना चाहता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। देखो, वन ऑफ द बॉयज, हु बॉयज के बारे में बात करेगा, ऑलवेज गिव में एस नहीं लगाया, गिव्स नहीं किया, क्योंकि बॉयज के बारे में बात हो रही है। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब में ऐसे एस नहीं जाता, जो करेक्ट आंसर देता है वो कौन है, सैमुअल है। राइट? यानी कि नो एरर जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। राइट? नेक्स्ट, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। अब देखें, हम क्या कहते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। बताएं भाई, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स होगा? नहीं, वन जब सभी को बताता है, यहां पर वन का मतलब एक से नहीं है, मतलब सभी लोगों के लिए कि हर किसी को अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जब वन हर किसी को बताता है तो इसका पोजीशन होता है वंस। हिज गलत है बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, वंस। ये तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स इन द सेम मैनर वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। हिज की जगह वंस ओन, ये इसकी जगह वंस ओन, वन के लिए वंस का यूज। राइट? नेक्स्ट चले आते हैं, अगला क्या लिखा है, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। ये मैं हूं जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिले के लिए। राइट? अब देखिए, बहुत ध्यान सुने, इस टाइप का सेंटेंस में आपको बता चुका हूं, इट इज मी, तो मी गलत होता है, इट इज आई होता है पहली चीज। अब देखते क्या इसने इट इज आई लिखा है, बिल्कुल लिखा है, इट इज आई लिखा है, सब्जेक्टिव केस, टू बी वर्ब्स के साथ सब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये एंटीसीडेंट के बारे में बताएगा जो कि आई है, और आई के साथ इज नहीं लगता, आई के साथ एम लगता है। तो क्या बोलेंगे इसको, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। हालांकि ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन यही सही है, क्योंकि इंग्लिश कभी सुनने और साउंड कैसी कर रही है इससे नहीं सही किया जाता। इंग्लिश ग्रामर हमेशा डिपेंड करता है आप कैसे उसको करते हो, सीखते कैसे हो, यानी कि उसमें क्या लॉजिक लगा है, क्या उसमें टेक्निकलिटी, इस पर निर्भर करता है, साउंड पे निर्भर नहीं करता। राइट? कोई सेंटेंस हो सकता है आपको बहुत सुनने में अच्छा लग रहा हो लेकिन उसमें गलती हो, कोई खराब लग रहा हो लेकिन उसमें कोई भी गलती ना हो, एरर फ्री हो, ये भी हो सकता है। The next is, the children which are assembled in the hall are the ones chosen for the field trip. कहना चाहता है बच्चे जो कि असेंबल्ड है यानी कि इकट्ठा है हॉल में, वो है बच्चे हैं जो कि जिनको सेलेक्ट किया गया फील्ड ट्रिप के लिए। राइट? ये सेंस आ रहा है। तो क्योंकि चिल्ड्रन क्या है भाई, पर्सन्स हैं, पर्सन्स के लिए विच का यूज करते नहीं, तो क्या लगा दे, हु। The children who are assembled in the hall are the ones chosen। और इवन आप दैट भी लगा सकते हो यहां पर, दैट, क्योंकि दैट का यूज पर्सन, एनिमल, थिंग सभी के लिए आता है, और हु, लेकिन विच नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इज, हु डू यू थिंक आई मेट। तुम्हें क्या लगता है मैं किससे मिला, है ना? जिससे मैं मिला वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको पार्ट में करके यहां पर 1 2 3 4 पूछ रहा है, कौन से पार्ट में, यानी 1 में, 2 में, 3 में या 4 में एरर होगा। तो बताया भाई, हु की जगह हुम हो जाएगा, कि जिससे मैं मिला वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, हुम हो जाएगा, यानी कि पहले पार्ट में एरर था, हु की जगह हुम। नेक्स्ट, दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। क्या कहना चाहता है, ये वह लड़की है जिसका ब्रदर जो है वो डॉक्टर है। बड़ी अच्छी बात है भाई,
दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि हुज का मतलब जिसका होता है पोजीशन, और हुज का यूज पर्सन के साथ भी करते हैं, एनिमल के साथ भी करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के साथ नहीं करते। चीजों के साथ इसका यूज नहीं करते, थिंग्स के साथ उसका यूज नहीं करते। तो दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर की बात हो रही है, राइट, और गर्ल की बात हो रही, दोनों क्या है, लिविंग ही है, यहां पर पर्सन है, तो हुज का यूज बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा, नो एरर चला जाएगा इसमें, नो एरर, कोई भी एरर इस सेंटेंस में नहीं है। नेक्स्ट, दे ब्रॉट टू देमसेल्व्स दिस डिजास्टर। कहना क्या चाहता है कि वह अपने लिए इस डिजास्टर को लेकर आए। वे लोग, दे लिखा है ना, वे अपने लिए इस डिजास्टर को लेकर आए। तो आपको पता होना चाहिए कि दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, देमसेल्व्स होता है, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति की बात करते हैं। जब एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो सेल्फ नहीं, जैसे हम कहें माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, लेकिन आर सेल्फ हो जाता है, देमसेल्व्स हो जाता है, वीईएस लग जाता है। तो यहां पर ये काटेंगे और लिख देंगे देमसेल्व्स, राइट। क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, the article suggests that when a person is under unusual stress, you should be specially careful to eat a well balanced diet। कह रहा है कि ये आर्टिकल सजेस्ट करता है कि जब कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है ना, तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए कि आप एक वेल बैलेंस डाइट खाएं। तो बताओ, जब यहां पर किसी एक की बात कर रहा है, दैट व्हेन ए पर्सन, सभी के बारे में, तो ये तुमसे क्यों कह रहा है? फिर मैंने कहा कि जब एक पर्सन के साथ ऐसा होता है तो तुम्हें ऐसा करना नहीं, उस पर्सन को ऐसा करना चाहिए ना। देखिए फिर से पढ़े, द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन ए पर्सन इज अंडर यूजुअल स्ट्रेस यू शुड बी स्पेशली केयरफुल। आपको केयरफुल होना, आपको नहीं, पर्सन को होना चाहिए, पर्सन के बारे में बात हो रही है। व्हेन ए पर्सन इज अंडर यूजुअल स्ट्रेस ही शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट। क्योंकि यहाँ पर पर्सन क्या है, क्योंकि पर्सन का हमारे पास जेंडर मौजूद नहीं है, पर्सन कोई भी हो सकता है। जब कोई भी हो सकता है तो मस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस मिलती है अगर वो सबके बारे में बात करता है तो यहां पर क्या लगा दिया, ही शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट, राइट। क्लियर। नेक्स्ट इज वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। कोई गलती लग रही इसमें कि हर किसी को अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए, ओबे करना चाहिए। तो यहां पे वन के लिए वंस लगा है, जो कि बिल्कुल सही है, नो एरर। यहां पर क्या चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, नो एरर। नेक्स्ट, हाँ भाई ये बताएं, व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। ये बहुत आसान है, इससे पहले जो सेंटेंसेस कराए उसी पर बेस्ड है, कोई नया लॉजिक नहीं, उसी में से लॉजिक लगेगा इसमें भी। जब कोई, यहां पर वन के बारे में क्या है, कोई भी इंसान, जब कोई एक इंसान लेता है ग्रेट रिस्क तो वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए ग्रेट लॉसेस के लिए। तो दे नहीं आएगा, व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क वन मस्ट, उसी के बारे में तो बात हो रही, दे नहीं, वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, दे वाला की जगह क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इसलिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि जिसमें करेक्शन रिक्वायर्ड है, जो एरर होगा जिसमें। नेक्स्ट इज वन शुड हैव देयर टीथ चेक्ड एवरी 6 months। मतलब कह रहा है कि एक इंसान को, कोई भी हो सकता है, अपने टीथ को चेक कराना चाहिए कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं, जवाब आ रहे हैं कि नहीं, हर 6 महीनों में। तो क्योंकि वन की बात कर रहा है, वन से इसने पूरे इंसानों को बताया, तो वन शुड हैव वंस टीथ चेक्ड एवरी 6 months। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यू आर का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो क्या होता है, सॉरी, ये होता है, राइट।
इसमें ए नहीं लगता है, आर ई लग जाता है। यू आर का कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन क्या होता है? योर, ऐसे योर। तो ये कौन से पार्ट में चला गया? दियर वाले में। ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करके चले आएंगे। नेक्स्ट 32nd, ईच बॉय वॉज गिवन ए टॉय एज ए पार्टिंग गिफ्ट विच मेड देम हैप्पी। देखो ईच बॉय की बात करा, जो कि सिंगुलर होता है। ईच हो गया, एवरी हो गया, ऑलवेज सिंगुलर। ईच बॉय वॉज लगा दे, गिवन ए टॉय एज ए पार्टिंग गिफ्ट, यानी जुदा होते हुए जब किसी से जाते ना तो पार्टीशन होता है, उसी बात का पार्टिंग गिफ्ट। विच मेड देम हैप्पी, कई लोग ये सोच सकते हैं होता क्या बच्चों, देखो एवरीबडी इज डूइंग दियर वर्क। समझना बहुत ध्यान से, एवरीबडी हमेशा सिंगुलर होता है, इज लगा दिया, दियर भी नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? हिज लगाते हैं। हर इसलिए लगा सकते क्योंकि जब एक कॉमन नाउन या प्रोनाउन सभी के बारे में बताता है तो उसमें हम लोग हमेशा मस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग एवरीबडी इज डूइंग हिज वर्क। लेकिन अब देखिए यहां पर इन द सेम मैनर ईच बॉय की बात हो रही, एक की वॉज गिवन ए टॉय एज ए पार्टिंग गिफ्ट विच मेड देम, ऐसा लग रहा है कि सर वहां पे ईच बॉय के लिए हिम लगा दे, विच मेड हिम हैप्पी, है ना। भले ये सिंगुलर है लेकिन क्योंकि सेंटेंस हमने अलग कर दिया यहां पर और एक ऑब्जेक्टिव केस उनके लिए आ रहा है तो हमेशा ये प्लूरल यूज होगा, यानी कि यहां पर देम सही है। देखिए इस सेंटेंस में अगर हम एवरीबॉडी को ऐसे यूज करें कि I invited everybody and समझना बहुत ध्यान से, and all of them are coming। यहां पर तो एवरीबडी की बात करें तो एक ही की बात हो रही है, प्रत्येक यानी सिंगुलर है। लेकिन जब हम उनकी बात करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे दोबारा से, तो हम उनके लिए ऑल ऑफ देम का यूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने इनवाइट किया सभी को, प्रत्येक को। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को इनवाइट किया, प्रत्येक को इनवाइट किया। तो जब वो भीड़ बनाकर आएंगे तो वो देम कहलाएंगे या दे कहलाएंगे, राइट। जब सेंटेंस में ईच और एवरी पहले आ जाए एज ए सब्जेक्ट तो उसको सिंगुलर की तरह सारी चीजें कंसीडर करके दियर नहीं लगाएंगे, उसकी जगह हिज लगा देंगे, इज लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। लेकिन जब उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो हमेशा ध्यान रहे कि हम उसको प्लूरल इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे किसने यहां पर किया विच मेड देम हैप्पी, यानी कि सब बॉयज की बात कर रहा है। क्लियर? तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट इज दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन whom I think has won the much coveted prize। अच्छा ऐसा लग सकता है कि whom I think जिसके बारे में मैं सोचता हूं तो यहां पर whom सही है, नहीं। जब बड़े सेंटेंसेस होते हैं और आपको ना समझ में आए कि who लगाएं या whom लगाएं तो सिंपल सी टेक्निक ये होती है कि जितने सब्जेक्ट होने चाहिए, सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ वर्ब्स, ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं जितने सब्जेक्ट हैं उतने वर्ब्स हैं कि नहीं हमारे पास। सबसे पहला यहां पर क्या है? दिस लिखा है, दिस, तो दिस के लिए इज आ गया, है ना। एक सब्जेक्ट एक वर्ब सेटिस्फाई हो गया यहां पर। यहां देखें फिर से, आई एक सब्जेक्ट है, यहां पर हमने लिख दिया सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद आई थिंक हो गया, इसकी वर्ब हो गया। समझना बहुत ध्यान से, आई सब्जेक्ट, इसकी वर्ब क्या हो गई? थिंक। अब क्या हुआ कि अगर हमने यहां पर whom लगे रहने दिया तो हैज भी तो एक वर्ब है, देखो आई थिंक हैज, है ना। ये वर्ब खाली बच जाती है, हैज वॉन द मैच। तो अब इस वर्ब को एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, इसलिए who बनाकर देंगे। whom की जगह क्या हो जाएगा? who। जितने सब्जेक्ट उतनी ही वर्ब होनी चाहिए। यहां से क्लियर हो गया, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट लेना हो सेंटेंस के ले सकते हैं। दिस के लिए इज आ गया, आई के लिए थिंक आ गया, हैज बच रहा था तो होम की जगह हु कर दिया, राइट। नेक्स्ट, माई ट्विन इज 5 minutes यंगर देन माई सेल्फ। अगेन
यंगर देन, सब्जेक्टिव केस यहां पर आता है हमेशा, तो सब्जेक्टिव केस लिखो ना माई सेल्फ का, आई नॉट माई सेल्फ। क्लियर? नेक्स्ट, वॉज इट हिम दैट द टीचर पनिश्ड फॉर नॉट सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम? अगेन वॉज इट हिम नहीं, जैसे हमने कहा इट वॉज हिम, इसी से तो बना है, तो क्या होता है, इट वॉज ही होता है, इट वॉज ही। और इसका इंट्रोगेटिव बना है तो क्या बनेगा, वॉज इट ही। अगेन वॉज इट ही, यहां पर हो जाएगा ही, राइट? क्लियर है? तो क्या ये वह था जिसे टीचर ने पनिश किया फॉर नॉट सबमिटिंग, अपना प्रोजेक्ट सबमिट ना करने पर टाइम पर, राइट? नेक्स्ट, वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीव्स ऑफ अदर्स एज मच। अच्छा, ये तो फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर वंस ओन आ जाएगा, फिर से वही रिपीटेड सेंटेंस है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, क्या करते हैं, एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट, जैसा कि इसकी ये पहली डेट थी, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन बेस्ट सूट। पहली चीज तो कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं, बेस्ट सूट, तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। पहली गलती इसमें ये थी, इसमें दो गलतियां बच्चे। पहली गलती क्या होगी, यहां पर आर्टिकल द का यूज करेंगे, द बेस्ट सूट। और दूसरी चीज, एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। तो भाई ड्रेस का मतलब एज ए वर्ब अगर देखा जाए, ड्रेस के दो मतलब होते हैं, एज ए नाउन भी होता है ड्रेस और एक एज ए वर्ब भी होता है। यहां पर इसने ईडी लगाकर बता दिया है कि यहां पर वर्ब की तरीके से उसने यूज किया ड्रेस को। तो उसने ड्रेस किया, कपड़ा पहना, है ना, कपड़ा पहनाया नहीं। ड्रेस का मतलब पहनाना नहीं होता, पहनना होता है। कपड़ा पहनना, पहनाना नहीं। तो जब पहनना होता है तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जो कि सब्जेक्ट पर इंपोज होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि ही स्लेप्ट हिमसेल्फ, तो क्या ये सही होगा कि उसने खुद को सुला दिया? नहीं, वह सोया, क्योंकि स्लीप का मतलब सोया, सोना होता है, सुलाना नहीं होता है ना, कि उसने अपने आप को सुला दिया। खुद सोना होता है, सुलाना नहीं होता। इसका मतलब स्लीप कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि ही स्लेप्ट मतलब वह सो गया, हिमसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं। इन द सेम मैनर, उसने पहना बेस्ट सूट, तो हिमसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं, ही ड्रेस्ड इन द बेस्ट सूट, राइट? नेक्स्ट, द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। देखो भाई, यहां पर कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ऑडियंस तो यहां पर सिंगुलर है, इसलिए आर नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ऑडियंस होता है कलेक्टिव नाउन। ऑडियंस हो गया, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, या गवर्नमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टीम हो गया, स्टाफ हो गया, फैकल्टी हो गया, सब कलेक्टिव नाउन, जूरी हो गया। और ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। अगर इसने यहाँ पर प्लूरल बनाया है तो कोई डाउट वाली बात नहीं, बस हमें ये देखना पड़ेगा कि पूरे सेंटेंस में प्लूरल है या नहीं। दी ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किया जाता है ऑडियंस को, टू बी सीटेड, बैठने के लिए, इन दियर। देखो दियर लगाया है ऑडियंस के लिए क्योंकि यहां पर आया था, इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर, राइट? कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, Vicky is the one who always finds faults with whatever Priya does. कह रहा है कि विकी एक ऐसा इंसान है जो कि हमेशा गलतियां निकालता है, whatever जो कि प्रिया करती है उसमें हर एक चीज में गलती। मैं आपको बता दूं, जो इसने फ्रेज यूज किया है ना, टू फाइंड फॉल्ट, फॉल्ट नहीं होता, फॉल्ट विद समवन, ये एक मुहावरा है जिसमें हम फॉल्ट्स का यूज नहीं करते बल्कि फॉल्ट का यूज करते हैं। फॉल्ट, विकी इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद व्हाटएवर प्रिया डज। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस चला आता है यहां पर, सैरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मराठी मूवीज which appeared in recent times.
बताएं भाई क्या होगा, सोचे। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि दैट लगाने के क्या क्या पर्पसेस होते हैं, कहां कहां पर दैट लगता है। तो दैट तो आता है सभी के लिए, पर्सन, एनिमल, थिंग, सभी के लिए दैट का यूज करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में लगाते हैं। हु को भी रिप्लेस कर सकता है दैट, हुम को भी रिप्लेस कर सकता है, विच को भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में। जिसमें पहली कंडीशन थी सुपरलेटिव डिग्री। दूसरे कुछ वर्ड्स थे जैसे कि ऑल, द सेम, द ओनली, और सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस। सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ भी हमेशा हम लोग दैट का यूज करते हैं। जैसे कि अब आप पूछोगे सर इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डेफिनिट जो नहीं होते, जैसे एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, ये सारे के सारे किस में आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इनके साथ भी हमेशा दैट का यूज करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, वो कहावत लिखते हैं, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। लेकिन मैंने यहां पर इस कहावत में गलती कर दी। आप बता सकते हो इस कहावत में क्या गलती मैंने लिख दी, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सर्च करके देखना गूगल पे, हमेशा पाओगे कि सर यहां पर विच नहीं होता, क्या होता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये दैट क्यों है यहां पर, विच क्यों गलत हो गया, क्योंकि ऑल के साथ दैट आता है, ऑल के साथ, सेम के साथ, ओनली के साथ, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ दैट ही आता है। और तीसरी मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन से हो जाए। मैंने कहा कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो भगवान के लिए इंपॉसिबल है, तो हम कहेंगे व्हाट इज देयर इन दिस वर्ल्ड विच इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, गलत। व्हाट इज देयर इन दिस वर्ल्ड दैट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड से अगर शुरुआत हो रही है और बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो भी वो दैट ही होता है। ये दैट की तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब यहां पर देखें, सर इज वन ऑफ द लेटेस्ट, क्या है भाई, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। तो अब यहां पर क्या लगा है, विच, क्या लगा देंगे, दैट अपीयर्ड। बताओ भाई क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत समस्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर ली। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम 40 क्वेश्चंस लेकर आए थे और 40 क्वेश्चंस सारे के सारे आज सॉल्व हो गए। तो बहुत ही आसानी से आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, क्योंकि होता क्या है, जब आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रैक्टिस में आ जाते हो, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता। सीधे सीधे क्या करोगे, आपने जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखा, आपकी नज़र वहीं पर रुकेगी जहां पर एरर होगा, और आपको पता होगा कि अगर इसमें हमें ढूंढना है तो क्या क्या चीज़ ढूंढनी है। जैसे से एग्जाम्पल के तौर पे अगर हार्डली, स्कैर्सली से या नो सूनर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो हम उसका मतलब नहीं चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे कि नो सूनर के साथ देन लगा है कि नहीं कॉम्बिनेशन में, है ना, अगर कनेक्टेड सेंटेंसेस है। और अगर हार्डली, स्कैर्सली है तो हम ये देखेंगे कि व्हेन का यूज किया गया है कि नहीं। और साथ में ये भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन लगा है कि नहीं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है या नहीं आई। तो ये रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एडवर्ब में। तो कुछ अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ, और जितने भी क्लासेस हुआ करें अच्छे से ध्यान से पढ़िए और शेयर करिए, ताकि ऐसे बच्चे जो वाकई तौर पे सीखना चाहते हैं वो लोग भी सीख लें। क्योंकि होता ये है ना कि जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए मेंशन करते हो, रिकमेंड करते हो, और अगर वो आपका दोस्त है तो आपकी बात को सुनता है कि हाँ मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया है तो ज़रूर देखना चाहिए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपने दोस्तों का और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, और बने रहिए हमेशा हमारे साथ स्टडी 91 के साथ, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, और हमेशा की तरह जय हिंद।